मेरा नाम देवेंद्र है। लोग मुझे देव ड्राइवर कहते हैं। मैं सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद के रूट पर सालों से ट्रक चला रहा हूं। मैंने रातें देखी हैं जो आम लोगों ने सपनों में भी नहीं देखी। लेकिन जो उस रात हुआ, उसके बाद मैंने रात में गाड़ी चलाना लगभग छोड़ दिया। उस दिन मुझे जबलपुर के पास की एक पुरानी सीमेंट फैक्ट्री से लोहे के पाइप भरकर इटारसी की तरफ निकलना था। लोडिंग में देर हो गई। जब तक मैं फैक्ट्री से निकला, रात के 11:30 बज चुके थे। सामने लंबा हाईवे, दूर दूर तक खेत और कहीं कहीं नर्मदा की तरफ उतरती कच्ची सड़कें। मौसम साफ था, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। जुलाई का महीना होते हुए भी जैसे सर्दियों की सांस चल रही हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की घरघराहट के साथ सफर शुरू हुआ। करीब 1 घंटे बाद मैं मुख्य हाईवे छोड़कर एक शॉर्टकट पर मुड़ा। ये रास्ता पुराने ड्राइवर बताते हैं 20 किलोमीटर बच जाते हैं, लेकिन सुनसान पड़ता है। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ नर्मदा की तरफ उतरती ढलान। जैसे ही मैं उस रास्ते पर पहुंचा, मोबाइल का नेटवर्क गायब, रेडियो में सिर्फ खरखराहट और सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं। मैंने सोचा जल्दी निकल लूं, तभी सामने धुंध सी छाने लगी। अचानक, बिना वजह। जुलाई की रात में धुंध। हेडलाइट की रोशनी में बस 20-25 फीट तक दिख रहा था। और तभी सड़क के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी दिखी, करीब 11-12 साल की, गीले बाल, फटी हुई फ्रॉक और पैर नंगे। मैंने ब्रेक लगाया। ट्रक धीरे से रुका। इतनी रात में बच्ची? मैंने खिड़की से झुककर पूछा, बेटी, यहां क्या कर रही हो? वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, पूरी काली नहीं, लेकिन जैसे उनमें गहराई ही नहीं थी। खाली, बिल्कुल खाली। उसने धीमे से कहा, मुझे नदी तक छोड़ दो, मैं रास्ता भटक गई हूं। उसकी आवाज में अजीब गूंज थी, जैसे एक साथ 2-3 आवाजें बोल रही हों। मैंने सोचा शायद किसी गांव की होगी। मैंने दरवाजा खोला। वो बिना आवाज किए कैबिन में चढ़ गई। जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर की हवा ठंडी हो गई। मेरी सांस से भाप निकलने लगी। मैंने पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा? वो बोली, घर पानी के नीचे है। मैंने सोचा बच्ची घबराई हुई है, कुछ भी बोल रही है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की खाली सीट पर वो लड़की नहीं थी। मैंने झट से बगल में देखा। वो वहीं बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अब मेरी तरफ नहीं, खिड़की की तरफ था। और खिड़की के बाहर अंधेरे में कोई और खड़ा दिख रहा था। एक औरत, लंबी, गीले बाल, सफेद नहीं बल्कि मिट्टी से सनी साड़ी, और उसकी आंखें सीधी मेरी तरफ। मैंने ब्रेक मारा। ट्रक झटका खाकर रुका। मैंने फिर बगल में देखा। सीट खाली, लड़की गायब, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक ट्रक के पीछे से जोर का धमाका हुआ, जैसे किसी ने लोहे के पाइप पटक दिए हों। मैं नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन आवाजें रुक नहीं रही थीं। ठक ठक ठक, जैसे कोई ट्रक के पीछे चल रहा हो। मैंने हिम्मत करके नीचे झांका। कुछ नहीं। लेकिन जब दोबारा केबिन में बैठा, सामने विंडशील्ड पर गीले हाथों के निशान थे, छोटे छोटे, बच्चे के हाथ जैसे। और उन हाथों के बीच धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा, पानी से बना हुआ चेहरा। आंखें वही खाली, और होंठ हिल रहे थे। तुमने रोका क्यों नहीं? मैं चिल्लाया। किसे? अचानक मेरे दिमाग में जैसे किसी ने तस्वीरें ठूंस दी। 3 साल पहले इसी रास्ते पर एक ट्रक ने एक माँ और उसकी बच्ची को टक्कर मारी थी। बरसात की रात, ब्रेक फेल, और दोनों नर्मदा की ढलान से नीचे गिर गईं। शव कभी नहीं मिले। मुझे याद आया वो ट्रक मैं ही चला रहा था। मैंने पुलिस को बताया था कि सामने कोई नहीं था। लेकिन सच, उस रात भी मुझे लगा था कि मैंने किसी को देखा था, लेकिन मैं रुका नहीं। मेरे कानों में रोने की आवाज गूंजने लगी। कैबिन के पीछे जैसे कोई बैठा हो। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ, मेरी गर्दन के पीछे ठंडी सांस और एक आवाज, अब हमें घर छोड़ दो। ट्रक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। मैंने चाबी नहीं घुमाई थी। स्टीयरिंग अपने आप नदी की तरफ मुड़ गया। मैं ब्रेक दबा रहा था, लेकिन पेडल काम नहीं कर रहा था। सामने ढलान, नीचे अंधेरा, नर्मदा की तरफ जाती कच्ची सड़क, और हेडलाइट की रोशनी में वो माँ और बच्ची हाथ पकड़कर खड़ी, मुस्कुराती हुई, जैसे इंतजार कर रही हों। ट्रक ढलान से नीचे उतरने लगा। मेरी सांसें तेज, दिल सीने से बाहर निकलने को। मैंने आखिरी कोशिश में हैंड ब्रेक खींचा। ट्रक पलटा नहीं,
लेकिन अचानक रुक गया। पूरा केबिन हिल रहा था। बाहर से पानी की आवाज, जैसे नदी बहुत पास हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और कहा, माफ कर दो, मैं रुक सकता था, मैंने नहीं रोका। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर ट्रक के अंदर की ठंडक धीरे धीरे कम होने लगी। जब मैंने आंखें खोली, सुबह हो चुकी थी। ट्रक सड़क पर ही खड़ा था, ढलान से काफी दूर, जैसे कभी उतरा ही नहीं। लेकिन सामने शीशे पर 2 छोटे गीले हाथों के निशान अब भी थे, और ड्राइवर सीट के बगल में गीली मिट्टी के 2 छोटे पैरों के निशान। मैं उस दिन के बाद कभी उस शॉर्टकट से नहीं गया, लेकिन आज भी जो ड्राइवर रात में नर्मदा किनारे वाले उस रास्ते से गुजरते हैं, कहते हैं कभी कभी धुंध में एक बच्ची लिफ्ट मांगती दिखती है, और अगर कोई उसे बैठा ले तो ट्रक अपने आप नदी की तरफ मुड़ जाता है, जहां पानी के नीचे एक अधूरा घर इंतजार कर रहा है। मेरा नाम महेश तिवारी है, उम्र 38 साल। 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरा खलासी रिंकू मेरे साथ पिछले 5 साल से है। हम दोनों भाई जैसे हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं और सड़कों पर साथ मौत को चकमा देते हैं। लेकिन उस रात मौत ने हमें खुद बुलाया था। दिन था सावन का सोमवार। हमें छिंदवाड़ा जिले की एक पुरानी कोयला खदान से कोयला भरकर रीवा की तरफ निकलना था। वो खदान आधी बंद पड़ी थी, सिर्फ एक हिस्सा चालू था, बाकी हिस्सा 8 साल पहले धंस गया था, और उस हादसे में 23 मजदूर जिंदा दब गए थे। जब हम शाम को वहां पहुंचे तो सूरज ढल रहा था, आसमान लाल था और खदान का गड्ढा ऐसा लग रहा था जैसे धरती का मुंह खुला हो। लोडिंग में देरी हो गई और रात के 11:15 बजे हमने ट्रक स्टार्ट किया। जैसे ही खदान के गेट से बाहर निकले, गार्ड ने अजीब नजर से हमें देखा और धीरे से बोला, अगर रास्ते में कोई हाथ दे तो मत रोकना। मैंने हंसते हुए कहा, क्यों भैया, डकैत हैं क्या? वो बोला, डकैत से बुरा। उसकी आंखों में डर था। लेकिन हम निकल चुके थे। रात घनी थी, सड़क सुनसान, दोनों तरफ काली मिट्टी के पहाड़, ऊपर आधा चांद बादलों में छिपता निकलता। रिंकू बोला, भैया, गार्ड की बात अजीब थी। मैंने कहा, डर फैलाने का काम है उनका। लेकिन 10 मिनट बाद हेडलाइट की रोशनी में हमें सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, पूरा काला, जैसे कोयले से बना हो। उसके कपड़े फटे हुए, हेलमेट टूटा हुआ, और चेहरा नहीं था, बस आंखों की जगह 2 लाल चमकते गोले। रिंकू की आवाज कांप गई, भैया, ये वही मजदूर जैसा लग रहा। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, 50, 60, 70, लेकिन वो आदमी धीरे धीरे सड़क के बीच आ गया। मैंने हॉर्न पर हाथ रखा, लगातार, और जैसे ही ट्रक उसके करीब पहुंचा, वो धुएं में बदल गया, और अगले ही पल धड़ाम, जैसे कोई ट्रक की छत पर कूदा हो। पूरा केबिन हिल गया। रिंकू चिल्लाया, ऊपर कोई है। मैंने शीशे में देखा, कोयले की बोरियों पर कई साए बैठे थे, एक नहीं 5, 10, सब काले, सबके चेहरे बिना नक्श के, और सब धीरे धीरे हमारी तरफ सड़क रहे थे। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बुझ गईं। पूरा अंधेरा, सिर्फ इंजन की आवाज और छत पर रगड़ने की खरखराहट। रिंकू ने जेब से छोटा सा ताबीज निकाला, बोला, भैया, मेरी दादी ने दिया था। मैंने कहा, जो करना है जल्दी कर। अचानक केबिन के पीछे से भाली आवाज आई, हम नीचे दबे थे, तुम ऊपर से निकल गए। मेरे दिमाग में झटका लगा। 8 साल पहले जब वो हादसा हुआ था, मैं उसी कंपनी के लिए माल लेकर गया था, और मैंने देखा था कि मजदूरों को निकालने की कोशिश बंद कर दी गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा था, बस गाड़ी लेकर चला गया था। क्या वो गुनाह था? अचानक ट्रक अपने आप स्लो हो गया, स्पीड 20, फिर 10, फिर खुद ब खुद रिवर्स में जाने लगा। पीछे गहरी खदान की ढलान थी। मैंने ब्रेक पूरी ताकत से दबाया, लेकिन ट्रक पीछे खिसक रहा था। रिंकू रोने लगा, भैया कुछ करो। मैंने गियर बदला, एक्सीलरेटर दबाया, इंजन गरजा, लेकिन साए अब केबिन की खिड़की से अंदर झांक रहे थे। उनकी उंगलियां लंबी, काली, और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अचानक रिंकू ने डैशबोर्ड पर हनुमान जी की फोटो रख दी और जोर से बोला, जय बजरंगबली। मैंने भी पूरी ताकत से दोहराया। तभी अचानक तेज हवा चली, हेडलाइट्स खुद जल उठीं, और सामने सड़क के बीच एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा, सफेद धोती, माथे पर भस्म। उसने हाथ उठाया और जोर से बोला, रुको। ट्रक झटके से रुक गया, पीछे खिसकना बंद। सारे साए चीखने लगे, जैसे आग में जल रहे हों, और एक एक करके धुएं में बदल गए। जब हमने दोबारा देखा, बूढ़ा आदमी गायब, सड़क खाली, सिर्फ हमारी धड़कनों की आवाज। हम दोनों कुछ देर तक चुप रहे, फिर मैंने ट्रक आगे बढ़ाया,
और बिना पीछे देखे सीधे हाईवे तक निकले। सुबह जब हम रीवा पहुंचे तो ट्रक के ऊपर की बोरियों पर कई काले हाथों के निशान थे और कैबिन की छत पर अंदर से खरोचें, जैसे किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की हो। हम बच गए थे, लेकिन उस रात के बाद हमने उस खदान का काम छोड़ दिया। आज भी छिंदवाड़ा की उस बंद खदान के पास रात में अगर कोई ट्रक गुजरे और स्पीड अपने आप कम हो जाए तो ड्राइवर समझ जाता है ऊपर कोई बैठ चुका है। लेकिन अगर दिल मजबूत हो और साथ में सच्ची माफी, तो शायद सुबह देखना नसीब हो जाए और कुछ लोग घर भी लौट आते हैं। मेरा नाम जितेंद्र है। लोग मुझे जीतू ड्राइवर कहते हैं। 14 साल से ट्रक चला रहा हूं। इस बार मेरे साथ नया खल्लासी था, अरमान। उम्र सिर्फ 19 साल, लेकिन हिम्मत वाला लड़का। हमें शहडोल से अनाज भरकर सिवनी की तरफ निकलना था। रास्ते में एक पुराना पुल पड़ता है। स्थानीय लोग उसे काला पुल कहते हैं। कहते हैं वहां 20 साल पहले बस नदी में गिरी थी, 40 लोग डूब गए थे। कई लाशें कभी नहीं मिली। हम रात के करीब 1 बजे उस इलाके में पहुंचे। आसमान में बादल, बिजली दूर कहीं चमक रही थी। हवा भारी थी, जैसे तूफान आने वाला हो। अरमान बोला, भैया यही वो पुल है। मैंने कहा, डर मत, सीधा निकल जाएंगे। जैसे ही ट्रक पुल पर चढ़ा, अचानक इंजन की आवाज बदल गई, भारी, खिंचती हुई। हेडलाइट की रोशनी में पुल के बीचों बीच धुंध जमा थी और उस धुंध में कई परछाइयां खड़ी थीं। मैंने आंखें मली, सोचा भ्रम है, लेकिन नहीं, वो लोग थे, भीगे हुए, सफेद कपड़ों में, जैसे पानी से अभी निकले हों। उनकी आंखें खाली और सब हमारी तरफ देख रहे थे। अरमान की सांस अटक गई। भैया ये लोग। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई हिला नहीं। अचानक ट्रक की स्पीड खुद कम होने लगी। 60, 40, 20। मैं एक्सीलेटर दबा रहा था, लेकिन ट्रक जैसे भारी हो गया था। और तभी केबिन के पीछे से पानी टपकने की आवाज आई, टप टप टप। मैंने शीशे में देखा, पीछे की सीट गीली थी और वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके बाल भीगे हुए, आंखें पूरी सफेद और होंठ हिल रहे थे। हम घर नहीं पहुंचे। अरमान चीख पड़ा। मैंने झटके से पीछे देखा, सीट खाली, लेकिन पानी के निशान साफ। अचानक पुल के दोनों किनारों से आवाजें आने लगीं, बच्चों के रोने की, औरतों की चीखें। लोग मदद मांग रहे थे। हमें बाहर निकालो। ट्रक अपने आप रुक गया। बीच पुल, इंजन बंद, चारों तरफ धुंध, और वो सारे साए एक साथ चीख उठे, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। फिर एक तेज बिजली चमकी और सब गायब। ट्रक सीधा हो गया, इंजन सामान्य, पुल खाली, सिर्फ हम दोनों और बारिश की हल्की बूंदें। हमने बिना रुके पुल पार किया। करीब 2 किलोमीटर बाद हमने ट्रक रोका। दोनों कुछ मिनट तक चुप बैठे रहे। अरमान ने धीरे से कहा, भैया अगर आप स्टीयरिंग नहीं पकड़ते। मैंने कहा, अगर तू हिम्मत नहीं रखता। हम दोनों बच गए थे, लेकिन अगली सुबह जब हमने ट्रक धोया तो केबिन के अंदर फर्श पर गीले पैरों के दर्जनों निशान थे, छोटे बड़े, बच्चों के भी। और आज भी एमपी के उस काले पुल से गुजरते वक्त अगर रात में धुंध छा जाए और गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाए तो ड्राइवर समझ जाते हैं कोई घर पहुंचना चाहता है। लेकिन अगर हिम्मत और नीयत साफ हो तो सुबह फिर भी हो जाती है और कुछ लोग वापस लौट आते हैं। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। हाईवे मेरी जिंदगी है। दिन हो या रात, तूफान हो या बारिश, मैंने सब देखा है। लेकिन जो सफर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी का आखिरी लंबा सफर साबित हुआ। ये बात 2019 की है। मैं भोपाल से कोलकाता तक इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जा रहा था। माल की कीमत करोड़ों में थी। मालिक ने साफ कहा था, विक्रम, रास्ते में कहीं मत रुकना, ये माल बहुत कीमती है। मेरे साथ मेरा नया खलासी था, अर्जुन। उम्र लगभग 22 साल, जोशीला लेकिन थोड़ा डरपोक। रात के करीब 1:30 पर हम मध्य प्रदेश के एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। आसपास कई किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं, कोई पेट्रोल पंप नहीं, सिर्फ काला अंधेरा और हमारे ट्रक की हेडलाइट। अचानक अर्जुन बोला, भैया पीछे कोई गाड़ी काफी देर से हमारा पीछा कर रही है। मैंने शीशे में देखा, दूर एक पीली रोशनी बार बार दिख रही थी, फिर गायब, फिर दिखती। मैंने सोचा शायद कोई कार होगी, लेकिन अजीब बात यह थी, जब भी मैं ट्रक की स्पीड बढ़ाता वो रोशनी भी पास आ जाती। जब मैं धीमा करता वो भी धीमी हो जाती। लगभग 20 मिनट तक यही चलता रहा। फिर अचानक रोशनी गायब, पूरी तरह। अर्जुन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी हमारे ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया।
कोई स्टेशन नहीं लगा था, फिर भी उसमें से सिर्फ एक आवाज आ रही थी, रुको विक्रम, रुको। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अर्जुन डर गया। भैया, ये किसका नाम ले रहा है? मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहे थे। आवाज फिर आई, 3 साल पहले तुमने हमें छोड़ा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। 3 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। एक पहाड़ी मोड़ पर मैंने ब्रेक खो दिए थे और एक छोटी वैन को टक्कर मार दी थी। वैन में एक परिवार था। मैं डर गया था। भीड़ जमा होने से पहले ही मैं ट्रक लेकर भाग गया था। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रेडियो अचानक बंद हो गया, लेकिन अब ट्रक का इंजन अजीब आवाज करने लगा। सामने सड़क पर अचानक धुंध छा गई, इतनी घनी कि 10 फीट आगे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक धीरे धीरे रुक गया और फिर धुंध के बीच सड़क के ठीक सामने एक जली हुई वैन खड़ी थी, उसी नंबर की। मेरी सांस रुक गई। अर्जुन कांपते हुए बोला, भैया, ये तो चल भी नहीं रही, फिर यहां कैसे? वैन का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। अंदर से एक छोटी लड़की बाहर उतरी। उसके हाथ में एक जला हुआ गुड्डा था। उसकी आंखें पूरी सफेद। वो सीधे हमारे ट्रक की तरफ देखने लगी और मुस्कुराई। अचानक ट्रक के सारे दरवाजे लॉक हो गए। इंजन बंद, हेडलाइट बंद, पूरा अंधेरा। फिर ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक ठक। अर्जुन चिल्लाया, कोई ऊपर है। मैंने ऊपर देखा। शीशे पर 2 जले हुए हाथों के निशान बन गए और फिर एक चेहरा धीरे धीरे शीशे से चिपका, जला हुआ, आंखें बिना पुतली की। वो फुसफुसाया, अब भागोगे कहां? और उसी पल ट्रक अचानक खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और ट्रक धुंध के अंदर तेजी से दौड़ पड़ा, लेकिन सड़क पर नहीं, सीधे खाई की तरफ। मेरा नाम सुरेश यादव है। उम्र 40 साल। 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। मेरे साथ मेरा खलासी था छोटू, असली नाम दीपक, लेकिन सब उसे छोटू ही कहते थे। उस रात हम मंडला की तरफ से लकड़ी का लोड लेकर जबलपुर की ओर निकल रहे थे। रात के 12:30 बज चुके थे। मंडला का वो जंगल वाला रास्ता दिन में भी घना लगता है, लेकिन रात में वो जैसे जिंदा हो जाता है। पेड़ इतने ऊंचे कि आसमान दिखता ही नहीं। सड़क पतली, दोनों तरफ काली छाया। छोटू बोला, भैया, ये वही लाल सड़क है ना? मैंने पूछा, कौन सी? वो बोला, जहां रात में सड़क लाल दिखती है। मैं हंस दिया, लेकिन 10 मिनट बाद मेरी हंसी बंद हो गई। हेडलाइट की रोशनी में सड़क सच में हल्की लाल दिखने लगी, जैसे किसी ने पानी में खून मिला दिया हो। मैंने सोचा मिट्टी होगी। तभी सामने दूर एक आदमी खड़ा दिखा, लंबा दुबला, सिर झुका हुआ। मैंने हॉर्न बजाया, कोई हरकत नहीं। जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखें गहरी काली और मुंह से धुआं निकल रहा था। छोटू चीख पड़ा, भैया तेज करो। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन तभी वो आदमी गायब और अगले ही पल धड़ाम, जैसे कोई ट्रक के पीछे कूदा हो। ट्रक हिल गया। मैंने शीशे में देखा, लकड़ी के लोड के ऊपर 3 साए बैठे थे। उनके शरीर अध जले, आंखें अंगारों जैसी, और वो धीरे धीरे केबिन की तरफ रेंग रहे थे। अचानक केबिन में जलने की बदबू फैल गई। छोटू ने कांपते हुए कहा, भैया, ये वही लोग होंगे जिनकी बस यहां जली थी। मुझे याद आया, 5 साल पहले इसी जंगल में रात में बस में आग लगी थी। कहा गया था कि शॉर्ट सर्किट था, लेकिन लोग कहते थे वो हादसा नहीं था। अचानक ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ जंगल की आवाजें और छत पर किसी के घिसटने की खरखराहट। फिर धीरे धीरे केबिन के सामने विंडशील्ड पर जलता हुआ हाथ चिपका। फिर दूसरा, फिर तीसरा। शीशा लाल चमकने लगा और उनमें से एक चेहरा उभरा, आधा जला हुआ, त्वचा पिघली हुई, और उसने कहा, हमें बाहर नहीं निकलने दिया। मेरा गला सूख गया। छोटू रोने लगा। अचानक ट्रक खुद रुक गया, इंजन बंद और जंगल में सन्नाटा। फिर चारों तरफ से कदमों की आवाज, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चल रहे हों। मैंने दरवाजा लॉक किया, लेकिन अगले ही पल केबिन के पीछे कोई बैठ गया। मुझे अपनी गर्दन पर गर्म सांस महसूस हुई और एक भारी आवाज आई, तुम भी रुकोगे? छोटू ने हिम्मत करके जेब से माचिस निकाली। उसने छोटा सा दिया जलाया, डैशबोर्ड पर रखा। जैसे ही लौ जली, सारे साए पीछे हटे। जंगल में तेज हवा चली, पेड़ जोर से हिलने लगे, और अचानक सड़क के बीच एक बुजुर्ग साधु खड़े दिखे, सफेद दाढ़ी, त्रिशूल हाथ में। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये रास्ता मृतकों का है,
जाओ यहां से। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, सारे जले हुए साए चीखने लगे और एक एक करके हवा में घुल गए। हेडलाइट फिर जल गई, इंजन खुद स्टार्ट, जंगल शांत। हमने बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। करीब 5 किलोमीटर बाद हमने ट्रक रोका। दोनों पसीने से भीगे थे। सुबह जब जबलपुर पहुंचे तो लकड़ी के लोड पर काले जले हाथों के निशान थे और केबिन की छत अंदर से झुलसी हुई, लेकिन हम दोनों जिंदा थे। आज भी मंडला की उस लाल सड़क पर अगर रात में किसी को जले हुए लोगों की परछाइयां दिखें तो समझ जाओ वो अभी भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर हिम्मत साथ हो तो कुछ लोग सुबह तक पहुंच जाते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 12 साल से सड़कों पर जिंदगी गुजार रहा हूं। उस रात मैं कटनी से इंदौर की तरफ माल लेकर जा रहा था। सीमेंट की बोरियां भरी थी ट्रक में। मौसम थोड़ा अजीब था। जुलाई का महीना, बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और एक अजीब सी ठंडक थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं जबलपुर पार कर चुका था। आगे एक जगह पड़ती है, ड्राइवरों के बीच मशहूर, 12 नंबर घाटी। कहते हैं वहां रात में गाड़ी रोकना मना है। कई एक्सीडेंट हुए हैं और कुछ लोग तो गायब भी हो चुके हैं। मैंने पहले भी ये रास्ता लिया था, लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही मेरी गाड़ी घाटी में उतरी, अचानक ट्रक का इंजन भारी सा होने लगा। मैंने सोचा शायद चढ़ाई की वजह से, लेकिन तभी मेरे सामने हेडलाइट की रोशनी में एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखी। बाल उसके चेहरे पर थे और वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। मैंने बाहर झांका, कोई नहीं था। सड़क खाली। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इस बार पीछे के शीशे में वो औरत ट्रक के पीछे भागती दिख रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। स्पीड 60, 70, 80, लेकिन वो ट्रक के बराबर आ गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें काली, पूरी काली, बिना सफेदी के, और होंठ ऐसे जैसे कई दिनों से सूखे हों। वो मुस्कुरा रही थी। अचानक ट्रक के केबिन के अंदर से किसी ने धीरे से कहा, रुक जा, मुझे साथ ले चल। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। मैंने बगल में देखा, सीट खाली थी, लेकिन आवाज साफ थी, मुझे छोड़कर मत जा। अचानक ट्रक का रेडियो खुद चालू हो गया। उसमें से फटी हुई आवाज आने लगी, 12 नंबर, 12 नंबर, मौत। मैं पसीने से भीग चुका था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मैंने जय हनुमान ज्ञान गुणसागर कहा, ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा। धड़ाम। मैंने देखा वो औरत अब ट्रक के बोनेट पर बैठी थी और उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूम रही थी। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। पूरा ट्रक हिलने लगा, जैसे कोई ऊपर कूद रहा हो। फिर अचानक सब शांत। जब मैंने आंख खोली, सड़क खाली थी। मैंने सोचा बस घाटी पार हो जाए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही घाटी खत्म हुई, आगे एक ढाबा पड़ा। नाम था मां कालिका ढाबा। मैंने ट्रक रोका।